शरद जी, अब मैं कह रहा हूं पहले यहीं से शुरू करिए, थोड़ा दर्शकों को बताइए जो सारा ये संकट आ रहा है, और प्रधानमंत्री खुद भी संकट का शब्द का इस्तेमाल भी कर रहे हैं। इस बार लगता है पहली बार प्रधानमंत्री ने खुलकर इस तरह से अपने मन की बात कही है। आप क्या पढ़ पाए, कैसा संकट है ये, और क्या पूरा का पूरा संकट ये वॉर की वजह से आया है क्या शरद को? पूरा संकट वॉर की वजह से, इसमें तो कोई दो राय नहीं है, क्योंकि वॉर से पहले क्रूड ऑयल की कीमत लगभग 60 और 70 डॉलर के बीच में हुआ करती थी, और जितना हम इंपोर्ट करते थे उतना ही हम इंपोर्ट कर रहे हैं, सिर्फ उसकी कीमत बढ़ गई है, जैसा कि विजय ने बताया। तो हमें हमारा जो ओवरऑल इंपोर्ट बिल है, जिसको हम करंट अकाउंट डेफिसिट कहते हैं, यानी कि आपके एक्सपोर्ट और इंपोर्ट के बीच का जो डिफरेंस होता है, वो डेफिसिट इस समय बढ़ता जा रहा है। और हो क्या रहा है कि जो फॉरेक्स रिजर्व्स होती है ना, जिसको हम बात कर रहे हैं, एक तो क्रूड ऑयल बढ़ गया, दो जगह समस्या है, एक तो क्रूड ऑयल का बढ़ना और साथ साथ हमारे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स का धीरे धीरे करके इरोड होना, यानी कि धीरे धीरे करके समाप्त होना। और जो लोग ये जानना चाहते हैं मानक कि फॉरेक्स रिजर्व्स में क्या क्या आता है, इसमें खाली ऐसा नहीं है कि डॉलर किसी लॉकर में भर के रखे हुए हैं, इसमें गोल्ड भी आता है, यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास जो गोल्ड है, इसमें एक स्पेशल ड्रॉइंग राइट्स होती हैं आईएमएफ के पास, आईएमएफ से होती है हमें कि हम कभी मजबूरी पड़े तो हम उसको ले सकते हैं। अब इसमें जो असल में डॉलर का कंटेंट है वो पूरा का पूरा ये डॉलर नहीं है, यानी कि अगर आज हम 690 बिलियन डॉलर पे हैं तो 690 बिलियन डॉलर में गोल्ड भी है, एसडीआर भी है। तो इसका मतलब असल में जो हमारे पास डॉलर है वो 692 जो आपने अभी आंकड़ा दिखाया वो असल में उतने भी नहीं है। बाकी जो है वो इमरजेंसी वाली चीजें हैं। आपको याद होगा 1990-91 में भारत को अपना सोना गिरवी रखना पड़ा था। तो प्रधानमंत्री जी ने जो आगाह किया है, उन्होंने अपील करी है देश की जनता से, क्योंकि है क्या मानक, बड़ी सिंपल सी बात है कि देश का आम आदमी अर्थव्यवस्था को नहीं समझता है। अब आम आदमी से आप पूछें भाई फॉरेक्स डिप्लीट हो रहे हैं तो इससे आपकी जिंदगी पर क्या असर पड़ेगा, शायद वो जवाब नहीं दे पाएगा। उसको आप कहिए कि भाई आप सोना खरीदते रहिए या सोना नहीं खरीदिए, आम आदमी नहीं समझ पाएगा जब तक उसको यह नहीं पता लगेगा कि मेरा सोना खरीदने से या मेरा लगातार मैं अगर विदेश में डेस्टिनेशन वेडिंग्स करता रहूंगा, मैं विदेशी यात्रा करता रहूंगा। और लोग ये सोचते हैं कि अरे मैंने अगर बाइक में 5 लीटर फालतू पेट्रोल डलवा लिया तो इससे क्या फर्क पड़ता है। आपको वो तालाब वाली कहानी याद होगी जिसमें वो दूध था और एक सबने कहा कि भाई इसमें दूध डालो, एक आदमी आया उसने कहा अगर मैं 1 लोटा पानी डाल दूंगा तो क्या फर्क पड़ेगा। अगले दिन देखा तो तालाब में खाली पानी पानी था। तो मुझे लगता है कि हर व्यक्ति का, और युद्ध की जब परिस्थिति होती है मानक, मेरा ऐसा मानना है कि हर व्यक्ति किसी ना किसी रूप में सिपाही का रूप ले लेता है। और ये एक अंतर्राष्ट्रीय युद्ध है, हम तो लड़ नहीं रहे, पर हमारी निर्भरता विदेशों के ऊपर वो स्पष्ट रूप से सामने दिख रही है। एक तो निर्भरता सामान के लिए, दूसरी ये जो डॉलर रूपी जिन्न है ना, ये इस डॉलर रूपी जिन्न ने हलचल मचाई हुई है। और अमेरिका का जब वर्चस्व हुआ तो डॉलर की वजह से हुआ, और अगर दुनिया भर में मुहिम चल रही है कि इस डॉलर को हटा दिया जाए, और भारत ने जब भारतीय रुपए में बाकी देशों के साथ करार किया है, आज 20 से ऊपर देशों के साथ भारत का करार है कि हम रुपये में ट्रेड करेंगे, इसीलिए है कि इस दिन की मुसीबत के लिए। तो युद्ध से पहले संकट नहीं था, मात्र 70 डॉलर का आपका वो था। फॉरेक्स रिजर्व हमारे 700 बिलियन डॉलर से ऊपर थे। हालांकि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जब रुपया गिरता है, जब आपने रुपए गिरने की बात करी, तब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इसमें इंटरवीन करता है, हस्तक्षेप करता है। वो क्या करता है कि डॉलर छोड़ देता है मार्केट में, उसको स्वैप कहते हैं, करेंसी स्वैप, तो वो छोड़ता है। पर अगर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया भी डॉलर स्वैप करता रहेगा तो और ज्यादा जल्दी हमारा जो है फॉरेक्स खत्म होगा। तो एक तो 3 तरफ से मार पड़ रही है। एक तरफ विदेशी संस्थागत निवेशक शेयर मार्केट से 2 लाख करोड़ रुपए इसी साल में जनवरी से लेकर अब तक निकाल चुके हैं, पहला। दूसरा, क्रूड ऑयल की वजह से रुपया प्रेशर में है। तीसरा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को बार बार जो है अपना ये रुपये, अगर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने दखल आज तक ना दिया होता तो शायद रुपया सेंचुरी पार कर गया होता। ये हमें याद रखना चाहिए। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का बहुत बड़ा रोल रहता है। इसको अभी भी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने नजर बना रखी होगी, रोज हर समय नजर है कि जैसे ही ये आउट ऑफ कंट्रोल हो इसको कंट्रोल में लिया जाए। अब देखिए यहां बात आम आदमी की है। आम आदमी के लिए सोने की बात की गई कि आप सोना ले, कि आप एक साल सोना ना लें। सोना यहां जो हम सोना 99% सोना, आपने भी अगर कुछ पहना हुआ है, जो अंगूठी आपके हाथ में है, इसमें से 99% ये इंपोर्टेड है। सिर्फ 1% खनन भारत में होता है, मात्र 1%। अब आप इस सोने में 60 से 70% सोना जो है हम इस्तेमाल करते हैं ज्वेलरी बनाने में। बाकी का जो सोना है वो निवेश के लिए, जो आपने ईटीएफ्स में देखा, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड होते हैं, या जो लोग हार्ड फॉर्म में चिप्स खरीदते हैं, कॉइन्स खरीदते हैं, अब नया एक ईजीआर आया आपने देखा होगा, उस सब में सोना इस्तेमाल किया जाता है। तो मुझे लग रहा है प्रधानमंत्री जी ने, क्योंकि भारतीय घरों में 30,000 टन के करीब, ये अंतरराष्ट्रीय एजेंसीज की रिपोर्ट है कि भारत में अगर 30 करोड़ परिवार हैं तो 30,000 टन सोना यहां पर है। तो मुझे लगा, सुबह तो मैं कुछ ज्वेलर्स से मिला, उन ज्वेलर्स ने कहा भाई हमारा तो जो काम धंधा चौपट हो जाएगा, ये तो प्रधानमंत्री जी ने कह दिया कि सोना ही ना खरीदिए तो हम ज्वेलरी कैसे बेचेंगे। तो उनके लिए तो खैर हल ये था कि लोग अपना पुराना सोना लेकर आए, उसको रिसाइकल कराएं, पुराने डिजाइन को हटाएं, नए को।
पर फिलहाल आम आदमी को मुझे लग रहा है ये अपना योगदान देना होगा। हां, पर मैं इस बात से जरूर सहमत हूं, जो आपने काफिले दिखाए, ये काफिलों पर भी रोक लगनी चाहिए, क्योंकि ये काफिले इसी प्रकार चलते रहे तो आम आदमी ये सोचता है कि भाई मेरी एक गाड़ी से मैं घर से ऑफिस जा रहा हूं या दुकान पे जा रहा हूं तो मेरी एक गाड़ी चुभ रही है, परंतु जो काफिला चल रहा है 8-8, 10-10, 20-20, 25-25 गाड़ियों का, क्या वो काफिला जस्टिफाइड है? तो मुझे लग रहा है, कहते हैं चैरिटी बिगिंस एट होम, मुझे लग रहा है कि केंद्र सरकार को तुरंत, जैसे ही प्रधानमंत्री जी ने कहा, एक निर्देश देना चाहिए राज्य सरकारों को भी और केंद्रीय मंत्रियों को भी कि आप भी, इसको अंग्रेजी में फ्रूगल बोलते हैं, कि आप भी थोड़ी किफायत यहां से शुरू कर दीजिए, क्योंकि आपको घर का जब बड़ा होता है ना तो वो जब कुछ करके दिखाता है, वो एक माता पिता थे, उन्होंने बच्चों को कहा, लीड बाय एग्जांपल, बच्चों को कहा कि 5 बजे उठा करो, खुद वो 8 बजे उठते थे, तो हुआ क्या कि बच्चों ने कहा कि भाई आप तो उठते नहीं, तो वो भी, उन्होंने कभी वो आदत पकड़ी नहीं। तो मुझे लग रहा है कि केंद्र सरकार में, देखिए एक्सेप्शंस हो सकते हैं, प्रधानमंत्री जी के लिए मैं कहूं कि आप काफिला कम कर दीजिए, और सब लोगों के लिए भी, देखिए जो सिक्योरिटी के लिए जरूरी है वो जरूरी है जी, हम तो सिर्फ उन एक्स्ट्रा गाड़ियों की बात कर रहे हैं जिन पर रोक लगाई जाए। बिल्कुल, देखिए मैं पूरी कर लूं तो इसमें मुझे लग रहा है कि अगर इसको दिखाया जाएगा, जैसे आपने कहा यू शुड लीड बाय एग्जांपल, तो उसमें लोगों को यह समझ आएगा। पर मेरा अभी भी मानना है कि प्रधानमंत्री जी इज द बिगेस्ट ब्रांड एम्बेसडर ऑफ द कंट्री। थाली बजानी थी, थाली बजाई, दिए जलाने थे, दिए जलाए, प्रधानमंत्री जी ने झाल मुड़ी खाई, वो शायद कहीं बंगाल इलेक्शन में जो है वो झाल मुड़ी का जो भी रोल रहा, तो प्रधानमंत्री जी जो भी करते हैं मुझे लगता है लोग उसको एमुलेट करते हैं। तो मुझे लग रहा है कि प्रधानमंत्री जी के कहने से अगर ये काम करेंगे तो आने वाला समय बताएगा। मुझे कोई महिला मिली, अननेसेसरी फॉरेन ट्रैवल जो है नेताओं का भी बंद होना चाहिए। बिल्कुल, मैंने तो खुद ही कहा कि यू शुड लीड बाय एग्जांपल। और जो महिलाएं, अभी मुझे सुबह कोई मिले, वो विदेश जा रहे थे, उन्होंने कहा मैंने अपना ट्रिप कैंसिल कर दिया, तो कोई कुछ हर तरीके, अब देखिए इसका इंपैक्ट कितना आता है ये तो आने वाले कुछ दिनों में पता लगेगा। परंतु ये मुझे जरूर पता है अर्थशास्त्री होने के नाते कि अगर यहां से अब करेक्टिव एक्शन नहीं लिया गया जनता द्वारा तो सरकार को कुछ कठिन कदम उठाने पड़ेंगे। और सबसे बड़ा कदम जो मुझे नजर आ रहा है वो है पेट्रोल और डीजल की कीमतें जो कि रुकी हुई हैं, क्योंकि 30,000 करोड़ का लॉस इन पेट्रोलियम मार्केटिंग कंपनी जो कि 90% शेयर रखती हैं, इनको यह कदम उठाना पड़ेगा, ये और नहीं झेल पाएंगी। और मुसीबत यहां पर मानक पता है क्या आ रही है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से ये जो रोज अब हां अब ना, अब हां अब ना, इस अनसर्टेनिटी ने, इस अनिश्चितता ने ज्यादा माहौल खराब किया है। और एक दिन एट अ टाइम, मुझे पता लगा ऑयल मार्केटिंग कंपनीज 1 डे एट अ टाइम ले रही हैं, मतलब वो रोज देखती हैं आज समझौता हो जाएगा, फिर आता है हमें समझौता नहीं पसंद आया, फिर हो जाएगा, फिर कच्चे तेल की कीमत $100 से नीचे आ गई है, सुबह 106, कभी 126, कभी 115, कभी 110, हर बढ़ता हुआ डॉलर आपके ऊपर हजारों करोड़ रुपए का लोड डालता है। तो क्या हमने स्टेट ऑफ हॉर्मुज के अलावा जो अल्टरनेट सप्लाईज हैं वो तो सरकार कहती है हमने 1.5 महीने की, 2 महीने की सुनिश्चित कर रखी है, स्टेट ऑफ हॉर्मुज खुले या ना खुले। देखिए आज जो हमारा स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व है, मैंने कैलकुलेट किया, मेरे हिसाब से वो करीब 45 दिन का रह गया है, जो पहले 74 दिन का था। आपको याद होगा, आप ही के शो में एक बार जिक्र किया था। आज वो 47 दिन का रह गया है। तो हम जो बाकी ले रहे हैं ना, वहां से रूट बहुत ज्यादा है। दूसरी बात, हमें सप्लाई की इतनी चिंता नहीं है, हमें कीमत की ज्यादा चिंता है, क्योंकि प्राइस से तो अमेरिका खुद ही त्रस्त है। और जो अपने आप को देश का सबसे बड़ा ऑयल प्रोड्यूसर कहता है, वहां पर गैस बोलते हैं हम लोग, पेट्रोल डीलर बोलते हैं, वहां पर गैलन में नापा जाता है, हम लीटर में नापते हैं। वहां पर इसकी कीमत $3 से $5 हो चुकी है। अमेरिका से लेकर ऑस्ट्रेलिया तक, नॉर्थ से लेकर साउथ तक पूरी दुनिया में ये कीमतें बढ़ चुकी हैं। तो आप हमें ज्यादा समस्या इस समय कीमत की आ रही है, सप्लाई की इस समय इतनी बड़ी समस्या नहीं है। अब वो जो गैस की लाइनें थी वो ज्यादातर आपने देखा होगा समाप्त हो चुकी है। कहीं कहीं कोई स्ट्रे इंसिडेंट्स आपको नजर आएंगे जहां ब्लैक लोग होर्डिंग कर रहे हैं, परंतु बहुत बड़ी समस्या प्राइसिंग, और ये प्राइसिंग ही हमारे फॉरेक्स रिजर्व्स को इरोड कर रहा है। मानक ओके, विजय जी कुछ कह रहे हैं, जल्दी से विजय जी फिर आगे। देखिए, मेरा तो ये कहना है कि प्रधानमंत्री जी को सारे मंत्रालय और सभी राज्यों को ये कहना चाहिए कि आप अपना वीकली एक्सपेंडिचर आपने कितना कम किया ये पब्लिक के सामने रखते जाएं, ताकि लोगों को कॉन्फिडेंस हो। जहां तक बात है कि सारे कोर्ट आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पे चल रहे हैं, तो मंत्रालय वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पे क्यों नहीं चल सकते? तो कहने का मतलब है कि सारे कोर्ट में तो जितना डिटेल्ड एनालिसिस होता है मंत्रालयों में नहीं होता, वहां तो सिर्फ आपको पॉलिसी डॉक्यूमेंट करना है। ऑनलाइन काम करिए। अगर सारे अधिकारी घर बैठ के, मंत्री भी अगर कंप्यूटर सीख लें या 2 असिस्टेंट उनको एक्स्ट्रा दे दो, तो जो ऑफिस की बिजली पानी है वो बचेगा, बाकी खर्चे बचेंगे, गाड़ियों का खर्चा बचेगा, ट्रैवलिंग बचेगा, और आप वीडियो कॉन्फ्रेंस बात करिए ना, पेपर की प्रिंटिंग बचेगी। मानक इंटरेस्टिंग बात, तो कहने का मतलब है कि आप ऐसा मॉडल क्रिएट करिए जिसको आप कह सकें कि देखिए, जब सरकार ऐसे चल सकती है तो प्राइवेट कंपनी भी चल सकती है, आप घर में भी काम कर सकते हैं। तो कुल मिला के जब आप खुद ही
फ्रूगल हो जाएंगे तो देश में बहुत सुधार होगा। लीड बाय एग्जाम्पल। आज भी अगर मैं एक छोटा सा कहना चाहूंगा, कल जब प्रधानमंत्री जी ने भाषण दिया था तो एक भारत के ही अखबार में उस खबर को चला, उसके नीचे लोगों ने कमेंट करने शुरू किए और उस न्यूज़पेपर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से ये कहा कि ये लोग किस तरह का कमेंट कर रहे हैं। 54% लोग कहते हैं प्राइम मिनिस्टर इज नॉट सीरियस। इसका मतलब यह है कि आज प्राइम मिनिस्टर की बात को लोग डाउटफुल इंटीग्रिटी से इसलिए ले रहे हैं क्योंकि उनको लगता है पॉलिटिशियंस पे तो कोई लिमिटेशन नहीं है, सारी लिमिटेशन आम आदमी पे है, तो ये कैसे चलेगा। तो इस समय सरकार की क्रेडिबिलिटी भी क्वेश्चन में है। तो लीड बाय एग्जांपल टू प्रोटेक्ट योर क्रेडिबिलिटी। मैं तो ये जोड़ना चाह रहा था कि आज अगर ये इतनी जरूरी वार्ता न होती तो हम भी आपके साथ ऑनलाइन जुड़े होते, स्टूडियो में ना होते। मैं सिर्फ ये जोड़ना चाह रहा था। एब्सोल्युटली।